नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा की श्रृंखला में हम राज्य की चर्चा करेंगे। राज्य एक ऐसी अवधारणा है जो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ी हुई है। जब हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है, उस समय के बीच में हम दुनिया में जितना समय गुज़ारते हैं, कम से कम आजकल के आधुनिक दौर में, उसमें हमारे जीवन का हर पहलू राज्य से प्रभावित होता है। चाहे जन्म के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, स्कूल में उसका दाखिला कराना हो, या आजकल के दौर में आधार के माध्यम से अपने अस्तित्व को राज्य के सामने, समाज के सामने रखना हो, या फिर हमें ड्राइविंग लाइसेंस पाना हो, या फिर हमें कॉलेज में दाखिला लेना हो, नौकरी करनी हो। हर एक परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा दिए गए दस्तावेजों की मान्यता आवश्यक होती है और हम राज्य के माध्यम से ही इन सारी चीज़ों को हासिल करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो नौकरी हो। और अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तब भी हमारे साथ यह पहचान जुड़ी होती है कि हम किसी एक ख़ास राज्य के सदस्य हैं। यानी कि अगर आप हिंदुस्तान से, भारत से अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ आपके पास एक पासपोर्ट होता है, जिसमें यह इंगित होता है, यह बताया जाता है कि असल में यह व्यक्ति हिंदुस्तान या भारत का नागरिक है। और उसी तरीके से हम चाहे कोई भी गतिविधि करें, उसमें ये राज्य के अस्तित्व की बात स्पष्ट रूप से जुड़ी होती है। और आम ज़िंदगी में हमारी अपेक्षा भी होती है कि जीवन से जुड़ी हुई जो विविध तरह के आयाम हैं या विविध तरह की जो समस्याएं हैं, उसमें राज्य एक सक्रिय भूमिका निभाए। यानी वह हमें बेहतर सड़क प्रदान करे, वह हमें बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करे, हमारे पास जब हमें नौकरी की ज़रूरत हो तो हमें नौकरी दे। अगर जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कोई खतरा आए, तो राज्य एक मजबूत राज्य के रूप में सामने आकर उस देश की या हमारी सुरक्षा करे। तो एक लिहाज से राज्य एक ऐसी अवधारणा है जो हमें बहुत स्वाभाविक लगती है। कई बार हम आम जीवन में देश और राज्य का एक दूसरे से मिलाकर प्रयोग करते हैं। कई बार हम में से बहुत सारे लोग जब एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ना बात करके आम नागरिक के रूप में बात करते हैं, तो हम राज्य को एक अलग शब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वह सरकार के रूप में हमारे सामने आती है। तो आज की जो ये पूरी चर्चा है, उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम यह समझें कि राज्य क्या है, और हमारा विशेष रूप से ध्यान आधुनिक राज्य के बारे में होगा। यानी कि आधुनिक दौर में जिस तरीके से राज्य को समझा गया है। तो अतीत में जैसे राज्यों को समझा गया है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन वह आधुनिक राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ही होगा। यानी कि आधुनिक राज्य से जुड़े हुए जो अलग-अलग तरह के पहलू हैं, उनमें अगर कुछ अतीत की बातें आती हैं, तो उसको हम लेकर आएँगे। लेकिन हमारा मुख्य ध्यान इस पर होगा कि आधुनिक समय में राज्य किस तरीके से काम कर रहा है, और या इस पूरी अवधारणा को, जो राजनीति सिद्धांत की अवधारणा है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो चर्चा की रूपरेखा में सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य क्या है, आधुनिक राज्य के बारे में देखेंगे, नागरिक समाज और राष्ट्र से हम इसके अंतर को समझेंगे, फिर राज्य और सरकार में हम अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, और हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक समय में राज्य की उत्पत्ति को लेकर जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, उसकी क्या बुनियाद है और उसे किस तरीके से देखा या समझा जा सकता है। फिर उपयोगितावादियों ने किस तरीके से राज्य को देखा है, वर्ग राज्य की क्या अवधारणा आई है, और थोड़ा बहुत मैं यहीं पर बताने की कोशिश करूँगा कि जिसे हम तटस्थ राज्य या उदारवादी राज्य की अवधारणा कहते हैं, वह क्या है। और उसके बाद हम पितृसत्तात्मक राज्य की बात करेंगे, यानी कि नारीवादियों ने राज्य की इस पूरी अवधारणा को कैसे देखा है और कैसे इसकी समीक्षा की है। फूको ने जो गवर्नमेंट दी है, उसके माध्यम से राज्य की स्थिति को कैसे समझा जा सकता है, और आजकल के दौर में विशेष रूप से हम वैश्वीकरण के दौर में जैसे राज्य को देखते हैं, उसे हम किस आधार पर, किस रूप में समझ सकते हैं, या उसके बारे में किस तरीके के वाद विवाद रहे हैं। तो हम इन सारे पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि राज्य हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, और यह इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि हमें बहुत ही स्वाभाविक सी संस्था लगती है। इस संदर्भ में जो आधुनिक समय में जो जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, उन्होंने ये कहा कि आधुनिक राज्यों की एक जो सामान्य विशेषता होती है,
वह यह होती है कि इन्हें एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग का वैध अधिकार प्राप्त होता है। निश्चित क्षेत्र में बल प्रयोग के वैध प्राधिकार का मतलब यह है कि वह अलग अलग रूपों में सामने आ सकता है। निश्चित रूप से बल प्रयोग हमेशा किसी को जेल में डालने, किसी को सजा देने के रूप में ही नहीं होता है, बल्कि वह छोटे छोटे अलग अलग तरह के रूपों में सामने आ सकता है। यानी कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया, तो कोई एक ऐसी संस्था है जो आपके ऊपर बल प्रयोग कर सकती है, और वह बल प्रयोग किस रूप में सामने आएगा? वह बल प्रयोग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर एक तरीके के जुर्माना लगाने के रूप में या फाइन लगाने के रूप में सामने आएगा। तो मैक्स वेबर आधुनिक राज्यों की इस विशेषता को इंगित करते हैं। अगर हम मैक्स वेबर के इस विचार को ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें, तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो आधुनिक राज्य है वह कई मामलों में अन्य सारी संस्थाओं से ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसके नीचे अन्य सारी संस्थाएं जो राज्य से अलग होकर बल प्रयोग का दावा करती हैं, उनको अवैध माना जाता है, और राज्य के पास यह शक्ति होती है कि वह उन्हें नियंत्रित कर सके, और कई बार राज्य उन्हें नियंत्रित करने के लिए हिंसा का भी प्रयोग कर सकता है। मैक्स वेबर राज्य की 3 विशेषताओं पर जोर देते हैं। एक भू क्षेत्रीयता, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें कि एक राज्य काम करता है, और शारीरिक हिंसा के साधनों पर उसका एकाधिकार होता है, यानी कि राज्य किसी व्यक्ति को जेल में डाल सकता है, किसी को सजा दे सकता है, और कानून के माध्यम से वो कई तरह की कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो राज्य को यह अधिकार है कि कानून के माध्यम से तय की गई सजा उसे दे दे। लेकिन यही काम कोई और करता है तो वो एक अपराध के रूप में होता है। और तीसरी चीज़ है कि राज्य के पास एक वैधता होती है, लेजिटिमेसी होती है। लेजिटिमेसी का मतलब है कि लोग उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को स्वीकार करते हैं। यानी अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और सड़क पर कोई मुझे रोक कर कहे कि तुम्हें 500 रुपया देना है, और उसके पास इसका कोई आधार ना हो, तो मैं इसे एक अपराध के रूप में दर्ज करूंगा। लेकिन अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और मैं कोई ऐसा काम करता हूं जो नियमों के अनुसार नहीं है, और राज्य का कोई अधिकारी मुझसे उसके लिए फाइन मांगता है, तो मैं बहुत तरह के तर्क दूंगा, लेकिन मैं यह भी मानूंगा कि अगर मैंने नियमों का उल्लंघन किया है तो मुझे इस तरह का फाइन देना चाहिए। लेकिन कोई और संस्था ऐसा नहीं कर सकती है। तो राज्य के जो कानून होते हैं, राज्य के जो नियम होते हैं, उसके साथ एक वैधता की अवधारणा जुड़ी होती है, जो कि प्राधिकार से जुड़ा होता है। और राज्य का प्राधिकार राजनीतिक दायित्व से जुड़ा होता है। दायित्व का अर्थ है एक खास तरीके से काम करने का कर्तव्य। और आगे हम इस बात पर विचार करेंगे कि लोग राज्य के कानूनों या आदेशों का पालन क्यों करते हैं। उसकी अलग अलग तरह की व्याख्याएं हैं, लेकिन राज्य का प्राधिकार इसीलिए है क्योंकि हम एक दायित्व के रूप में यह चीज़ मानते हैं कि हमें राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसे भारत में जब ये स्वच्छता अभियान की चलाया गया पिछले 4-5 वर्षों में, तो उसके साथ कुछ दंड के प्रावधान भी जोड़े गए, और लोगों को यह लगा कि चूंकि यह एक दंड का प्रावधान इससे जुड़ा हुआ है, और कई बार वो इसलिए भी कि राज्य ने ऐसे नियम बनाए हैं, लोगों ने स्वच्छता के मानकों का पालन किया। और ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ पर लोग राज्य की जितने भी तरह के पहलू होते हैं उसकी इस आधार पर उसको स्वीकार करते हैं कि राज्य के साथ एक तरह की वैधता जुड़ी हुई है। थोड़ा आगे जाने से पहले, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आधुनिक राज्य में वेस्टफेलिया के संधि के बाद किस तरीके से एक नया मोड़ आता है और राष्ट्र राज्य का उदय यूरोपीय राज्य में होता है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पहले एक तरीके का जैविक या ऑर्गेनिक सिद्धांत राज्य के बारे में होता था। जो ऑर्गेनिक थियरी जो राज्य की थी, उसमें यह माना जाता था कि जो व्यक्ति है उसी का एक बड़ा रूप राज्य है। और राज्य, अगर इसे हम प्लेटो के लेखन में देख सकते हैं, एरिस्टोटल ने भी काफ़ी हद तक इसको जस्टिफाई किया कि जो व्यक्ति है वो राज्य के एक अंग के रूप में है। और बाद के लेखन में भी हम इसकी कुछ कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आगे आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब हेगेल अपने लेखन को प्रस्तुत करते हैं, या जब हॉब्स अपने राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, तो व्यवहारिक रूप में कई बार वह इस रूप में सामने आ जाता है कि राज्य सर्वशक्तिमान है और व्यक्ति उसके एक छोटे अंग के रूप में है। और इसका एक अलग तरह का अर्थ भी सामने आता है, और वह अर्थ यह है कि अगर
व्यक्ति शरीर के एक अंग के रूप में है, तो शरीर के व्यापक हित के लिए उस अंग को कुर्बान किया जा सकता है। तो इसका एक ऐसा अर्थ भी सामने आ सकता है जो कि काफ़ी हद तक व्यक्ति के अधिकारों को चोट पहुँचाए। अभी मैं सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आधुनिक राज्य का जो ये पूरा सिद्धांत है, जिसमें कि हम अलग-अलग तरह के रूपों की बात करेंगे, उसमें कुछ हद तक जो ऑर्गेनिक थियरी है, उसके तत्व भी सामने आते हैं और उसी के आधार पर हम अलग-अलग तरह के राज्यों को भी देख सकते हैं, जैसे कि एक टोटलिटेरियन स्टेट होता है, जो आजकल के दौर में भी कई जगह पाया जाता है, या एक फासीवादी राज्य का उभार होता है। आगे थोड़ा-सा मैं इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा जब मैं उदारवादी राज्य की बात करूँगा कि किस तरीके से इस तरह के राज्य उदारवादी राज्य की संकल्पना से अलग होते हैं। बहरहाल अगर हम फिर से वापस आएँ और आधुनिक दौर में जो राज्यों का उभार हुआ उसके बारे में विचार करें, तो उसमें 2-3 पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आते हैं। घटनाओं के रूप में कुछ पहलू हैं और कुछ पहलू सैद्धांतिक स्तर पर हैं। अगर हम घटनाओं की बात करें तो जो राज्य की परिभाषा है उसके बारे में 1933 में मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा गया कि इसमें निम्नलिखित चीज़ें होनी आवश्यक हैं: अस्थायी जनसंख्या, सुनिश्चित भूक्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। यानी कि एक एक सुनिश्चित भूक्षेत्र होना चाहिए, उसमें रहने वाले सुनिश्चित लोग होने चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए जो उन लोगों के मामलों का प्रबंधन करे और वो देखे कि इस भूक्षेत्र के भीतर, इस ज्योग्राफिकल एरिया के भीतर जो लोग रह रहे हैं वो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। और इसके साथ ही उसके साथ एक संप्रभुता की अवधारणा भी जोड़ी गई। जो संप्रभुता की अवधारणा है उसके बारे में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वो इस बात को स्थापित करती है कि राज्य उस निश्चित भूक्षेत्र के भीतर सर्वोच्च शक्ति है और उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और उसी तरीके से इसके 2 आयाम होते हैं, एक बाहरी संप्रभुता का और एक आंतरिक संप्रभुता का। आंतरिक संप्रभुता का मतलब यह होता है कि राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्त है, स्वतंत्र है और उसमें वह जिस तरीके से चाहे वो काम कर सकता है। और बाहरी संप्रभुता का मतलब यह होता है कि कोई विदेशी सत्ता, कोई विदेशी शक्ति राज्य को इस बात के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती है कि उसे किसी खास मामले में किस तरीके से व्यवहार करना है। यानी कि वह दोनों ही तरह के मामलों में एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है। दूसरी जो एक प्रमुख अवधारणात्मक चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत है, वह है कि राज्य और सरकार के बीच में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आम तौर पर जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान नहीं देते हैं या जब हम अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं, तो हमारे लिए सरकार ही कई बार राज्य हो जाती है। यानी कि सरकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सरकार ने ये गलत काम किया, सरकार ने ये नीतियाँ बनाई, सरकार की ये नीतियाँ गलत थीं, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन अवधारणा के स्तर पर हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि सरकार और राज्य के बीच में कुछ बुनियादी फ़र्क हैं। मसलन राज्य सरकार से ज़्यादा विस्तृत है, सरकार राज्य का भाग है। और यानी कि सरकारें जो होती हैं वह आती हैं, यानी कि राज्य एक निरंतर संस्था होती है, ये एक तरह की अस्थायी संस्था होती है और सरकारें अस्थायी होती हैं। सरकार वह साधन होती है जिसके माध्यम से राज्य का प्राधिकार काम करता है। राज्य अवैयक्तिक प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और कम से कम सैद्धांतिक रूप से राज्य समाज के अस्थायी हितों का प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम कहते हैं कि सरकार से ज़्यादा व्यापक है राज्य, तो इसका अर्थ यह है कि जो राज्य है वो उसके कई तरह के अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, खासतौर पे आधुनिक दौर में। और उसमें राज्य जो होता है वो इन सभी अंगों के साथ इनके ऊपर अवस्थित होता है। सरकारें जो होती हैं वो एक खास समय पर आती हैं, कुछ नीतियों को लागू करती हैं और उसमें भी एक जो सरकार होती है वह अधिकांश अवसरों पर विधायिका और न्यायपालिका से अलग होती है। और राज्य जो होता है वो एक विस्तृत संस्था के रूप में होता है जिसमें सारे अंग होते हैं, वह अस्थायी रूप से कायम होता है। एक सरकार आती है, एक निश्चित समय तक रहती है और उसके बाद वह सरकार चली जाती है, उसके स्थान पर कोई दूसरी सरकार आती है, लेकिन राज्य हमेशा ही कायम रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राज्य एक विस्तृत अवधारणात्मक श्रेणी है जिसका कि मनुष्यों के या नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर एक तरीके का नियंत्रण होता है या वह पहलू उसके नियंत्रण के दायरे में आते हैं।
अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि राज्य के साथ यह चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर आप एक राज्य के नागरिक हैं, तो और आप बाहर जाते हैं, तो आपके पास उस राज्य का या उस देश का पासपोर्ट होता है। अब अगर एक सरकार अभी केंद्र में है, वह सरकार बदल जाती है, उसकी जगह कोई और सरकार आती है, तो भी वह एक व्यापक रूप से जो एक पासपोर्ट की अवधारणा है, उसको नहीं बदल सकती है। या फिर जो नागरिकता या वोटर आईडी कार्ड इस तरह की अवधारणाएँ हैं, उसमें नीतिगत स्तर पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी व्यापक व्यवस्था जो राज्य के साथ जुड़ी हुई है, जो नागरिकों और राज्य के बीच में संबंधों को निरूपित करती है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, राज्य अस्थायी रूप से अपनी जगह कायम रहता है। तो इस रूप में हमें ध्यान रखना है कि सरकार एक ज़्यादा अस्थायी, विस्तृत और व्यापक अवधारणात्मक श्रेणी है। राज्य जो है वो एक व्यापक अवधारणात्मक श्रेणी है सरकार की तुलना में। अब यह माना जाता है कि आधुनिक राज्य का विकास आधुनिक यूरोप में हुआ और यह उपनिवेशवाद द्वारा दुनिया के अन्य भागों में फैला। मध्य युग के आखिरी दौर में आधुनिक राज्य के विचार का विकास देखा जा सकता है। इस संदर्भ में निकोलो मैकियावेली का उल्लेख किया जाता है। 1532 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने स्टाटो या राज्य का उपयोग भूक्षेत्रीय सरकार का वर्णन करने के लिए किया। स्किनर का मानना है कि जब मैकियावेली ने इसका उपयोग किया तो इसका अर्थ प्रिंस या राजा के राज्य से था, वे अवैयक्तिक राज्य की बात नहीं कर रहे थे। यानी कि मैकियावेली ने अपने लेखन में यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक निश्चित भूक्षेत्र के भीतर प्रिंस को शासन करना चाहिए, कैसे उसे लोगों को नियंत्रित करना चाहिए, अपने जनता के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आम जो उसके विरोधी लोग होते हैं उन्हें कैसे नियंत्रण करना चाहिए, कैसे उसे शेर और लोमड़ी के मिश्रण के रूप में होना चाहिए। लेकिन वो ये सारी बातें एक राज्य या भूक्षेत्रीय सरकार के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें मोटे तौर पर उन्होंने एक अवैयक्तिक राज्य की कल्पना नहीं की और यह कहा जा सकता है कि जो एक अवैयक्तिक स्थिति है राज्य की, वह उसे आधुनिक राज्य जो है उसी कारण से राजतंत्रों से अलग हो जाता है। यानी कि एक दैवीय सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं, जिसे कि बाद में लॉक ने, हॉब्स ने और रूसो ने भी नकारा। उसमें यह माना जाता है कि जो राज्य है वह ईश्वर की छाया के रूप में दुनिया में है और वह ईश्वर की छाया को धारण करने वाला व्यक्ति राजा होता है। तो राज्य और राजा को एक साथ मिला दिया जाता है और इसको हम कुछ हद तक मैकियावेली के लेखन में भी देख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो अवैयक्तिक राज्य की अवधारणा है, जो आधुनिक राज्य से जुड़ी हुई है, वह इस चीज़ को नकारती है और इसमें जो सामाजिक समझौता के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले लोग थे, उन सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस चीज़ को स्थापित करने में कि काफ़ी हद तक जो राज्य होता है वो किसी दैवीय संस्था के रूप में नहीं होता है या किसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं होता है, बल्कि मनुष्य इसका निर्माण करते हैं। और आगे हम इन विचारों को थोड़ी स्पष्टता से समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और हॉब्स, लॉक, रूसो ने इसे कैसे देखा। लेकिन इसके पहले हमें ये चीज़ अवधारणात्मक रूप से समझ लेने की ज़रूरत है कि जिसे हम राष्ट्र कहते हैं और जिसे हम राज्य कहते हैं, दोनों के बीच में भी एक अंतर है। और आधुनिक समय में राष्ट्र राज्य की अवधारणा की बात कही जाती है, लेकिन उसे हमें एक दूसरे तरीके से भी देखने की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्र होता है वह एक प्राचीन सांस्कृतिक पहचान के रूप में सामने आता है। यानी कि जब हम कहते हैं कि हम एक राष्ट्र के सदस्य हैं, तो हम अपने इतिहास को एक दूसरे से जोड़ते हैं, हम कुछ सांस्कृतिक पहचानों की निर्मित करते हैं, उन्हें बनाते हैं और ये मानते हैं कि हम सब लोग जो एक निश्चित दायरे में रहते हैं वो एक राष्ट्र के सदस्य हैं। तो काफ़ी हद तक एक काल्पनिक रूप में सामने आता है। लेकिन जो राज्य होता है वह एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है, उस सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र में संप्रभुता की बात करता है और वहाँ पर सरकार और लोगों के माध्यम से पूरी व्यवस्था को संचालित करने की बात राज्य की अवधारणा में आती है।
इसका अर्थ यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक राष्ट्र की अवधारणा पूरी तरीके से एक राज्य में ही आ जाए, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि एक राज्य के भीतर एक ही राष्ट्र की अवधारणा हो। तो इस लिहाज से, और हम यह कह सकते हैं कि जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं, उनमें कई राष्ट्र यूरोप में तो ऐसे हैं जो कि राष्ट्र और राज्य बिल्कुल समरूपी रूप में हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की राष्ट्रीयताएं मौजूद हैं, और वो जब एक राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी परिकल्पना करते हैं तो इन राष्ट्रीयताओं के बीच में से कुछ साझा चीज़ों की निर्मित करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर भारत, जहाँ पर जब हम आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसी पहचानों को बनाने की कोशिश करते हैं हिंदुस्तान के संविधान के आधार पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर, जिसे सभी लोग स्वीकार करें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बाकी तरह की राष्ट्रीयताओं की भावनाओं को पूरी तरीके से नकारा जाता है। तो इस लिहाज से हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राष्ट्र और राज्य काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ों के रूप में अस्तित्व में हैं। और अगर हम यूरोप में आधुनिक राज्य के उभार की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह जीवन के विविध दायरों में विविधीकरण से जुड़ा है। राज्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में किस सीमा तक दखल दे सकता है, इससे भी एक राज्य की प्रकृति तय होती है। 14वीं और 15वीं सदी में राजनीतिक सत्ता पर विभिन्न समूहों का कब्जा था, जिसमें चर्च, राजा और सामंत सम्मिलित हैं, और ये सामंतवादी व्यवस्था का एक आखिरी दौर था। चर्च भी काफ़ी मजबूती से उभर कर सामने आया था। चर्च का लोगों के जीवन पर नियंत्रण भी था, और राजा और चर्च के पास अपनी अपनी सेनाएं भी थीं। 1648 में 30 वर्षीय युद्ध के बाद वेस्टफेलिया की संधि हुई। इसमें यूरोपीय शक्तियों के बीच होने वाला धर्म युद्ध समाप्त हुआ। चर्च की शक्तियां कम हुई। यह स्वीकार किया गया कि राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। राज्य राजनीतिक प्राधिकार का स्रोत बन गया। यह माना गया कि दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी है। ये राज्य अपने से किसी उच्चतर प्राधिकार को मान्यता नहीं देते हैं। संप्रभु होने या संप्रभुता का अर्थ है, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजनीतिक प्राधिकार का सर्वोच्च स्रोत है। और संप्रभुता के दो पहलू हैं, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया है कि किस तरीके से आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य के भीतर कोई और सत्ता राज्य को चुनौती नहीं दे सकती है, और बाहरी संप्रभुता का अर्थ है कि कोई और देश, कोई और राज्य की गतिविधियों में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, यानी कि उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि वेस्टफेलिया की संधि के बाद, जो 1648 में हुई थी, यूरोपीय क्षेत्र में या यूरोप में एक तरीके से आधुनिक राज्य की अवधारणा का उदय होता है, और उसके बाद ही उपनिवेशवाद के माध्यम से यह दुनिया के अन्य भागों में फैलता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्तर पर राज्य की उभार की पूरी दास्तान है। लेकिन अगर हम लेखकों या सिद्धांतकारों के विचारों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकता के उदय के साथ ही एक तरीके से आधुनिक राज्य की अवधारणा का उभार हुआ, और इसमें अलग अलग तरह के विचार सामने आए, जिसमें जो एक मुख्य विचार है वह सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों का है। सामाजिक समझौता सिद्धांतकार जो हैं उसमें कई तरह के सिद्धांतकारों को शामिल किया जा सकता है। ये एक ऐसी परंपरा है जो काफ़ी पुरानी है। आधुनिक दौर में, यानी समकालीन दौर में, जॉन रॉल्स ने भी दूसरे तरीके से सामाजिक समझौता के सिद्धांत का प्रयोग किया। लेकिन जब हम राज्य के उदय के बारे में सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो की बात कही जाती है। हॉब्स, लॉक और रूसो जो थे, इन तीनों लोगों के लेखन में हम ये देख सकते हैं कि तीन तरह के स्तर हैं। पहला, ये बात करते हैं एक प्राकृतिक अवस्था की और स्टेट ऑफ नेचर की, जिसमें कि मनुष्य की खास प्रकृति थी। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था में कुछ तरह की समस्याएं सामने आती हैं, जिसके कारण से ये मनुष्य जो हैं वो आपस में समझौता करते हैं, और तीसरे स्तर पर एक संप्रभु का निर्माण होता है। और ये तीनों ही अलग अलग तरीके से इसकी बात रखते हैं। मसलन अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें तो थॉमस हॉब्स यह कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बिल्कुल स्वार्थी होता है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों से लगातार अपने अस्तित्व का डर होता है। इसके कारण से लोग हमेशा ही असुरक्षा की ज़िंदगी जीते हैं, और असुरक्षा की ये ज़िंदगी एक तरीके से बहुत ही निकृष्ट या घृणित या बहुत ही दयनीय किस्म की ज़िंदगी होती है। इसके कारण से
आखिरकार लोग आपस में समझौता करते हैं और समझौता करके वह एक संप्रभु या लेवियाथन का निर्माण करते हैं। और यह संप्रभु मुख्य रूप से इस आधार पर सामने आता है कि यह व्यवस्था कायम करेगा और लोगों की ज़िंदगी में एक तरीके की सुरक्षा की भावना लाने का प्रयास करेगा। तो इस संप्रभु को सारी शक्तियाँ लोग दे देते हैं और इस आधार पर संप्रभु अपनी कार्रवाई करता है। अगर हम हॉब्स के विचारों को देखें तो दो चीज़ें स्पष्ट हैं। एक, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हर सामाजिक समझौता सिद्धांतकार इस बात पर जोर देगा कि राज्य जो है वह किसी दैवीय शक्ति के कारण सामने नहीं आया है। राज्य की शक्ति को धारण करने वाले लोग यानी कि राजा कोई ईश्वर की संतान नहीं है, वह वैसे ही ईश्वर की संतान है जैसे बाकी सभी लोग हैं। यानी कि ये मानते हैं कि मनुष्यों ने राज्य को बनाया। तो ये एक पहला तत्व है। दूसरा, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक थियरी के बारे में शुरुआत में बताया था। तो एक तरीके की ऑर्गेनिक थियरी आगे जाकर हॉब्स के सिद्धांतों में भी दिखने लगती है, जब वो कहते हैं कि जो संप्रभु होता है, जो लेवियाथन होता है, वो व्यवस्था कायम करने के लिए मनुष्यों की ज़िंदगी में हर तरह की दखलंदाजी कर सकता है। यानी कि वो एक तरीके से सर्वशक्तिशाली राज्य की बात करते हैं और चूँकि व्यवस्था कायम रखनी है तो मनुष्य जो राज्य के एक अंग या एक भाग के रूप में होते हैं, उन्हें पूरी राज्य की व्यवस्था कायम रखने के लिए एक तरीके से कुर्बान भी किया जा सकता है, उन्हें सज़ा भी दी जा सकती है। और एक ऐसी व्यवस्था हॉब्स सामने लाने की बात करते हैं जहाँ पर राज्य सर्वशक्तिशाली हो। अगर हम लॉक के लेखन को देखें तो लॉक भी एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए राज्य की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिसमें राज्य जो है वो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित है और इनकी प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति तार्किक होते हैं, व्यक्ति दूसरों की स्थिति को समझ सकते हैं, व्यक्ति अपने सोच विचार के माध्यम से, तर्क बुद्धि के माध्यम से, रीज़न के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, जिसके कारण समस्याएं किस रूप में होती हैं कि लोग किस तरीके से यह तय करें कि उनके सुनिश्चित अधिकार क्या हैं, वे कैसे यह तय करें कि जब दूसरों के साथ उनका विवाद होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाए, और इसी तरीके से कई अन्य पहलू, जिसके कारण से लॉक कहते हैं कि लोग आपस में समझौता करते हैं और पहले वो एक तरीके की सिविल सोसाइटी बनाते हैं, फिर पॉलिटिकल सोसाइटी के माध्यम से एक सरकार का निर्माण होता है। सरकार को वो अपनी सारी शक्तियाँ दे देते हैं, लेकिन वो तीन शक्तियों को अपने पास रखते हैं, एक जीवन के अधिकार के रूप में, दूसरा संपत्ति के अधिकार के रूप में और तीसरा कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं के अधिकार के रूप में। और इस तरीके से लॉक जो है वो एक सीमित राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि राज्य कभी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार, उसकी कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं के अधिकार और उसकी संपत्ति के अधिकार को नहीं छीन सकता है। तो इस रूप में एक अलग तरह की राज्य की अवधारणा सामने आती है, जो कि तुलनात्मक रूप से सीमित राज्य है और आगे चलकर यही उदारवादी राज्य का एक आधार बनता है, जिसे कि हम कुछ समय बाद देखेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांतकारों में अगर हम रूसो की बात करें तो रूसो जो हैं वो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य के निर्माण की एक इसी तरह की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, लेकिन उनका जो मनुष्य है वो काफ़ी हद तक प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य है वह लॉक और हॉब्स दोनों से अलग है। जहाँ हॉब्स का मनुष्य स्वार्थी है और लॉक का मनुष्य तार्किक है, वहीं एक जो रूसो हैं उसका जो मनुष्य है वो एक अबोध मनुष्य है, यानी कि उसके पास करुणा की भावना है लेकिन उसके पास स्वार्थ या तर्क बुद्धि नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, संपत्ति बनती है, लोगों के बीच में विवाद शुरू होता है और रूसो बोलते हैं कि यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार लोग सामाजिक समझौते के माध्यम से एक संप्रभु का निर्माण करते हैं। लेकिन रूसो का जो संप्रभु है वह सामान्य इच्छा के रूप में होता है। सामान्य इच्छा का अर्थ यह है कि लोग आपस में बातचीत करके अपने जनरल विल के माध्यम से काम करते हैं और यह जनरल विल जो होता है वह उनके उच्चतर आत्म या हायर सेल्फ को प्रदर्शित करता है। अब उच्चतर आत्म को समझने का तरीका यह है रूसो के मुताबिक कि हम वो मानते हैं कि मनुष्य के भीतर एक निम्नतर आत्म होता है और एक उच्चतर आत्म होता है। निम्नतर आत्म तब होता है जब मनुष्य बहुत ही संकुचित तरीके से सोचता है और उच्चतर आत्म तब होता है जब वो उदात्त तरीके से सोचता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि आप एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर 4-5-6 लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग चले जाते हैं और फिर एक आपको मिलता है एक महंगा फ़ोन या फिर एक महंगी घड़ी और आपका निम्नतर आत्म आपसे यह कहेगा कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा कि एक
मोबाइल फ़ोन या एक घड़ी मिल गई, लेकिन आपका उच्चतर आत्म, आपका हायर सेल्फ आपसे यह कहेगा कि असल में हमें इस घड़ी को या इस मोबाइल फ़ोन को जिस व्यक्ति का ये है उस तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस लिहाज से जो रूसो हैं वह सामान्य इच्छा के विचार पर जोर देते हैं और वो कहते हैं कि जो जनरल विल होता है वो सभी व्यक्तियों के उच्चतर आत्म को प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल संक्षेप में मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि रूसो यह नहीं बोलते हैं कि जो जनरल विल होता है वह बहुमत का विल होता है, बहुमत की इच्छा होती है, या वह अल्पमत की इच्छा होती है, या वो सर्वसम्मत इच्छा होती है। वह ये कहते हैं कि जनरल विल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर किसी की भलाई को प्रदर्शित करती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हो कि उसपे उसके साथ बहुमत की इच्छा हो या अल्पमत की इच्छा हो या सर्वसम्मति हो। ठीक है? यानी इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए कि हम सब अगर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि हम सब ये जानते हैं या मानते हैं कि जो ड्रग्स लेना है वो बुरा है। लेकिन एक ऐसा समाज हो सकता है जहाँ पर कुछ लोग यह कहें कि ड्रग्स लेना व्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। तो रूसो यह मानते हैं कि चाहे ऐसे मुद्दों पर सर्वसम्मति हो, चाहे अल्पमत उसके साथ हो या बहुमत उसके साथ हो या उसका विरोध करे, सच्चाई अपनी जगह रहेगी कि एक खास तरीके की सामान्य इच्छा है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार करेगा जब वो अपने उच्चतर आत्म से सोचेगा, और वह यह है कि ड्रग्स लेना या इसी तरह की कोई अन्य बुराई हर किसी के लिए गलत चीज़ है। तो वो यह मानते हैं कि सामान्य इच्छा अल्पमत, बहुमत या सर्वसम्मत इच्छा से अलग भी हो सकती है, और इसीलिए रूसो की यह आलोचना की जाती है कि रूसो के लेखन में सामान्य इच्छा के माध्यम से जो संप्रभु या राज्य सामने आता है वह कई बार एक दमनकारी राज्य भी हो सकता है, क्योंकि यह तो स्पष्ट है नहीं कि सामान्य इच्छा क्या है और इसे कौन परिभाषित करेगा। तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था अगर यह दावा कर सकती है कि असल में वही सामान्य इच्छा की धारक है और वही वास्तव में राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो एक तरीके से सर्वसत्तावादी राज्य की अवधारणा की तरफ भी रूसो की यह सामान्य इच्छा जा सकती है। और सर्वसत्तावादी राज्य का मतलब यह है कि एक ऐसा राज्य जो अपने पास ही सारी शक्तियों को रखता है और अपने मन के हिसाब से उसका उपयोग करता है। तो उस राज्य में जो शासन करता है वह हर तरीके से इन चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि यद्यपि राज्य के को मनुष्यों के द्वारा निर्मित करने की बात हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों में सामने आती है, लेकिन हॉब्स और रूसो के विचारों में यह खतरा मौजूद है कि इनके विचारों का उपयोग इस लिहाज से किया जा सकता है कि जो राज्य है वो एक सर्वाधिकारवादी राज्य बन जाए, राज्य जो है वो एक ऐसा राज्य बन जाए जो लोगों के जीवन के हर पहलू में दखल अंदाजी करे। लेकिन लॉक के विचार जो हैं वह उदारवादी राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम आगे उदारवादी राज्य की तरफ जाने से पहले उपयोगितावाद के माध्यम से राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। उपयोगितावाद में यह कहा गया कि राज्य इसलिए सामने आया क्योंकि यह व्यक्ति की उपयोगिता को बढ़ाता है। अब थोड़ा-सा उपयोगितावाद के बारे में मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उपयोगितावाद जो है वह लोगों की उपयोगिता या उनकी खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। जेरेमी बेंथम ने आधुनिक समय में इसे प्रतिपादित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की अधिकतम सुख को अधिकतम बढ़ावा देना ही उपयोगितावाद का मूल लक्ष्य है। लेकिन उन्होंने यानी कि बेंथम ने इसे लोगों के मात्रात्मक सुख के रूप में देखा, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जिस भी काम में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वही काम करने लायक है, और इस लिहाज से अगर हम राज्य को देखें तो राज्य ऐसी खुशी को बढ़ाने वाली संस्था है। बाद में उपयोगितावाद में कई तरह के परिष्करण हुए और वह आगे आधुनिक समय तक चलता रहा, लेकिन हम इसमें सिर्फ जॉन स्टुअर्ट मिल की चर्चा करेंगे जिन्होंने ये कहा कि गुणात्मक सुख की जगह मात्रात्मक सुख पर जोर देने की ज़रूरत है, यानी कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर आप जोर दीजिए। इसीलिए उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि एक संतुष्ट सुअर होने के बजाय अच्छा है कि आप एक असंतुष्ट सुकरात या सोक्रेटिस हो, यानी कि आपके अंदर ज्ञान की पिपासा हो, उसमें आप असंतुष्ट रहते हैं तो भी वह बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है बजाय इसके कि आप एक संतुष्ट सुअर हों। तो उपयोगितावादी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो राज्य है वह मुख्य रूप से लोगों की उपयोगिता को बढ़ाने का साधन है, और राज्य का काम यह है कि वो अधिकतम लोगों की अधिकतम उपयोगिता में वृद्धि करे। लेकिन उदारवाद के भीतर जिस तरीके के तटस्थ राज्य की कल्पना की गई
वह तटस्थ राज्य उपयोगितावाद से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उपयोगितावाद अधिकतम लोगों की उपयोगिता को बढ़ाने के साधन के रूप में राज्य को देखता है, लेकिन उदारवाद एक ऐसे राज्य के रूप में सामने आता है जो प्रत्येक व्यक्ति के हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। एक उदारवादी राज्य जो होता है वह यह मानता है कि जो राज्य है वह विभिन्न प्रतियोगी हितों के बीच में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में होता है, और वह राज्य समाज का एक साझा या सामान्य हित या कॉमन गुड हासिल करने की कोशिश करता है। राज्य की तटस्थता व्यक्तियों के नैतिक समानता के विचार से जुड़ी हुई है, यानी कि राज्य मानता है कि सभी व्यक्ति समान होते हैं, सबके भीतर एक नैतिक सत्व या मोरल एसेंस होता है, और इस लिहाज से उसे हर व्यक्ति के हितों को समान महत्व देना चाहिए, और इसलिए राज्य संपत्ति, नस्ल, धर्म, जेंडर आदि के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता है। राज्य यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि लोगों के बीच में मनमाने आधार पर भेदभाव ना हो और हर कोई अपने शुभ जीवन या गुड लाइफ या उत्तम जीवन की संकल्पना को हासिल करने में समर्थ हो। हालांकि उदारवादियों के बीच राज्य की भूमिका को लेकर ऐतिहासिक रूप से वाद विवाद भी रहा है, और यह वाद विवाद अभी भी जारी है। मोटे तौर पर इस संदर्भ में हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हम उदारवाद की बात करते हैं तो उदारवाद में या उदारवादी राज्य की अवधारणा में जिसे हम क्लासिकल उदारवाद कहते हैं, या उसके बाद एक मॉडर्न उदारवाद या आधुनिक उदारवाद सामने आता है, या फिर समकालीन उदारवाद के भीतर जो समतावादी या इगैलिटेरियंस हैं और स्वतंत्रतावादी या लिबर्टेरियंस हैं, उनके बीच में एक वाद विवाद रहा है। और वो उस वाद विवाद का आधार क्या रहा है? उस वाद विवाद का आधार यह रहा है कि राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए, राज्य को लोगों के जीवन में किस सीमा तक दखल देना चाहिए। और जैसे कि क्लासिकल उदारवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि एक लेसेस फेयर या सीमित राज्य होना चाहिए, जिसे लोगों की गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। एक तरीके से राज्य सिर्फ एक ऐसे राज्य के रूप में हो जो कि कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर दखलंदाजी करे, जो इस बात पर दखलंदाजी करे कि कुछ जो कानून बने हुए हैं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या फिर लोग एक दूसरे के साथ छीना झपटी या ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, अराजकता जैसी स्थिति तो नहीं आ रही है। इसके आधार पर जो राज्य है उसको हस्तक्षेप करने की बात कही गई। लेकिन जो आधुनिक उदारवादी थे, जिसमें कि जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, इनको सम्मिलित किया जाता है, और क्लासिकल उदारवादियों में हम मुख्य रूप से जॉन लॉक की बात कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, एडम स्मिथ की बात कर सकते हैं। तो ये जो दूसरे जो मॉडर्न लिबरल्स आधुनिक उदारवादी हैं, उन्होंने कहा कि राज्य को असल में यह मानते हुए कि सभी व्यक्ति नैतिक रूप से बराबर हैं, लोगों को वास्तव में स्वतंत्रता दिलाने के लिए कुछ दखलंदाजी करनी चाहिए, यानी कि उनकी आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी बहुत हस्तक्षेप करने की गुंजाइश से लोग छोड़ते हैं। ये कहते हैं कि राज्य को जो अमीर लोग हैं वो उनसे कुछ टैक्स लेकर गरीबों में उसका वितरण करना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ये सामने रखते हैं। राज्य को जो वंचित तबके हैं उनके लिए स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, और ये ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिससे ये लोग वास्तव में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। जॉन रॉल्स ने समतावादियों के रूप में, या रोनाल्ड डॉकिन ने भी इसी तर्क को आगे बढ़ाया कि असल में संसाधनों का पुनर्वितरण होना चाहिए, और उसके लिए राज्य को लोगों की जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसमें थोड़ी बहुत दखलंदाजी भी करनी चाहिए। यानी कि ये लोग ये कहते हैं कि राज्य कुछ हद तक सक्रिय हो। और जो स्वतंत्रतावादी हैं, जिसमें रॉबर्ट नॉजिक आते हैं, वो एक बार फिर से क्लासिकल उदारवादियों की तरह इस बात पर जोर देते हैं कि अगर राज्य व्यक्ति की गतिविधियों में दखल देता है तो असल में वह उनके जो सेल्फ ऑनरशिप है उसका वो उल्लंघन करेगा, इसलिए राज्य को एक सीमित राज्य के रूप में होना चाहिए। अब इन सभी तरह के वाद विवाद में जो चीज़ हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है वो यह है कि उदारवादी राज्य व्यक्तियों की कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की इज्जत करता है, और वो बोलता है कि किसी भी स्थिति में व्यक्तियों की इन बुनियादी स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी कि
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, वह देश में कहाँ रहना चाहता है इसका उसकी उसे छूट होनी चाहिए, उसके पास कुछ ऐसे निजी दायरों से संबंधित अधिकार होने चाहिए जिसमें राज्य कोई दखल ना दे। मसलन वह चाहे तो जिस धर्म को माने, चाहे तो धर्म को ना माने, चाहे तो धर्म परिवर्तन कर ले। इस तरीके से व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े अधिकारों की बात हर तरह का उदारवादी करता है। और उसके बाद वह इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तियों को इन स्वतंत्रताओं का उपयोग करने में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समर्थ बनाया जाए, उसमें राज्य की भूमिका कैसी होनी चाहिए। और इसी आधार पर क्लासिकल उदारवादी हों या फिर आधुनिक उदारवादी हों या फिर समतावादी हों या फिर स्वतंत्रतावादी हों, इनके बीच में हम एक तरह का अंतर देख सकते हैं। तो उदारवाद के भीतर व्यक्ति की नैतिक समानता की बात पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाता है। राज्य के बारे में मार्क्सवाद के भीतर भी काफ़ी गहरी चर्चा रही है। और मार्क्सवाद को में जो राज्य की अवधारणा है उसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम हेगेल ने जो राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की उस पर ध्यान दें तो ये काफ़ी हमें आसानी होगी मार्क्स के विचारों को समझने में, क्योंकि मार्क्स हेगेल के विचारों के कुछ पहलुओं को तो स्वीकारते हैं पर बहुत सारे जो राज्य के बारे में उनके विचार हैं उनको वो नकार देते हैं। अब हेगेल किस तरीके से विचार प्रस्तुत करते हैं? हेगेल ये कहते हैं कि विचारों के स्तर पर जो व्यक्ति का जो विकास है वो 3 स्तरों से गुजरता है: परिवार, नागरिक समाज और उसके बाद व्यक्ति जाता है राज्य के स्तर पर। और वो बोलते हैं कि जो परिवार का जो दायरा होता है वो विशिष्ट परार्थवाद का दायरा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से स्पेसिफिक अल्ट्रुइज्म का दायरा होता है। और उसमें किस तरह की भावना होती है लोगों के भीतर? उसमें लोग एक दूसरे से प्यार से, एक दूसरे की स्थितियों को समझते हुए स्नेह से आपस में व्यवहार करते हैं। यानी कि परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और उसी आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन दूसरा जो दायरा है वो नागरिक समाज का है, और नागरिक समाज के दायरे में व्यक्ति जो होता है वह एक तरीके के सार्वभौमिक अहमवाद या यूनिवर्सल इगोइज्म के माध्यम से काम करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, यानी कि जब आप परिवार के दायरे से बाहर निकलते हैं, हेगेल ये कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपसे इसलिए व्यवहार नहीं करता है कि वो आपसे प्यार करता है, जैसे परिवार में आपकी माता या आपके पिता प्यार करते हैं, बल्कि वह इसलिए आपके साथ व्यवहार करता है क्योंकि उसका कुछ स्वार्थ है, वो उन स्वार्थों को पूरा करना चाहता है। यानी कि अगर आपको घर में भूख लगी है तो आप ये कह सकते हैं अपनी माता से कि वो आपके लिए कुछ अच्छा खाना बना दें। लेकिन जब आप परिवार से बाहर हैं, घर के दायरे से बाहर हैं, नागरिक समाज में हैं, तो हेगेल ये बोलते हैं, या हेगेल के विचारों का विस्तार करते हुए हम इस उदाहरण के माध्यम से यह कह सकते हैं कि अगर हम एक होटल में जाते हैं तो हमें अच्छा से अच्छा खाना मिल सकता है, लेकिन वह इसलिए नहीं मिलता है कि होटल का मालिक यह सोचता है कि यह व्यक्ति भूखा है, इसे खाना खिलाना है, बल्कि वह हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम होटल के मालिक को या होटल को पैसा देते हैं। तो एक तरीके से स्वार्थ है और उसी के माध्यम से हर व्यक्ति काम कर रहा होता है, और इससे व्यक्तियों के बीच में काफ़ी हद तक टकराव होता है। लोग एक दूसरे को से झुंझलाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, प्रतियोगिता में रहते हैं कि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना है। लेकिन जब राज्य की एक तक व्यक्ति जाता है तो राज्य एक ऐसे संस्था के रूप में सामने आता है जिसमें सार्वभौमिक परार्थवाद या यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइज्म होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य हर व्यक्ति को एक तरीके से अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानता है, यानी कि राज्य हर व्यक्ति का ख्याल रखता है, हर व्यक्ति की चिंता करता है, और हर व्यक्ति खुद को राज्य से वैसा ही जुड़ा हुआ महसूस करता है जैसे वह अपने घर में अपने माता या पिता से जुड़ा हुआ महसूस करता था। तो इस लिहाज से हेगेल ये बोलते हैं कि राज्य तक पहुँचते पहुँचते हर तरह के कॉन्ट्राडिक्शन का या अंतर्विरोधों का, संघर्षों का, तनावों की समाप्ति हो जाती है और राज्य एक सर्वोच्च संस्था के रूप में सामने आता है। यहाँ एक चीज़ मैं और इंगित करना चाहूँगा, और वह यह है कि हेगेल के जो राज्य के विचार हैं उसमें भी कुछ हद तक हम ये देख सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं। जैसी बात हमने कुछ सीमा तक प्लेटो की राइटिंग्स में देखी थी, यानी कि राज्य एक व्यक्ति के शरीर के रूप में है और जो सारे लोग हैं वो शरीर के विभिन्न हिस्से के रूप में हैं। इसकी कई तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक व्याख्या यह जरूर हो सकती है कि राज्य अगर चाहे तो व्यक्ति को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है
और अगर ज़रूरी हो तो वो उस व्यक्ति की कुर्बानी भी दे सकता है। यानी कि अगर शरीर के रूप में राज्य है और शरीर के किसी अंग से पूरे शरीर को खतरा है तो उस शरीर के अंग को हटाया भी जा सकता है। तो इस तरीके के कई दूसरी तरह की जो निष्कर्ष है वो भी हेगेल के विचारों से सामने आते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं वह यह मानते हैं कि राज्य कोई सार्वभौमिक चरित्र वाली संस्था नहीं है, यानी वो ऐसी संस्था नहीं है जो नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य कायम कर सके। असल में राज्य प्रभुत्वशाली हितों का प्रतिनिधित्व करता है। और कार्ल मार्क्स यह बोलते हैं, और कार्ल मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स ने भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब लिखी थी पुस्तिका के रूप में, जो बाद में प्रकाशित हुई, जो एक पार्टी के मैनिफेस्टो के रूप में थी। वो 1848 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ही ने ही इस चीज़ को लिखा था। लेकिन मार्क्स ने जो हेगेल के विचार हैं उनकी भी आलोचना की, और उसके बाद वही विचार हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में भी सामने आते हैं। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि हेगेल जो नागरिक समाज में संघर्ष की बात करते हैं, यानी कि वो एक ऐसा दायरा होता है जहाँ पर हर व्यक्ति ईगो के साथ, अहम के साथ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। तो मार्क्स बोलते हैं कि ठीक है, इनका जो यह विचार है वह स्वीकार करने लायक है, लेकिन राज्य का जो हेगेल का विचार है वह स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार होता यह है कि नागरिक समाज में जो समूह संघर्ष कर रहे होते हैं, उन्हीं समूहों में से जो शक्तिशाली समूह होता है वह राज्य को नियंत्रित करता है। यानी कि अगर नागरिक समाज में बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, और ये सभी लोग अगर इतने मजबूत हैं कि नागरिक समाज में ये दूसरे लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर राज्य को भी नियंत्रित कर लेते हैं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यही विचार सामने आता है कि जो आधुनिक राज्य होता है वह एक ऐसी कार्यपालिका के रूप में होता है जो कि बुर्जुआ वर्ग के, यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास के सामान्य मामलों का प्रबंधन करता है। तो आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पर बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति है। तो आधुनिक राज्य इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि वो कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट की सुरक्षा करता है। लेकिन मार्क्स की राइटिंग में एक दूसरे तरह का विचार भी सामने आता है, और वह है द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में राज्य के बारे में जो ये दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि राज्य जो होता है वह एक तुलनात्मक रूप से स्वायत्त संस्था के रूप में होता है, और समाज पर वह अपनी इच्छा थोपने में समर्थ होता है। वह किस स्थिति में होता है? वह फ्रांस में बोनापार्टवाद में बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा के एक हिस्से के बीच में अवसरवादी और लोक लुभानवादी गठजोड़ था, जिसके बारे में मार्क्स ने किताब लिखी। और उसमें मार्क्स से दिखाते हैं कि यदि समाज में अलग अलग तरह के समूहों के बीच में संघर्ष हो तो राज्य स्वायत्त रूप में काम कर सकता है। बाद में मार्क्सवाद के भीतर राज्य के स्वायत्त होने के आधार पर कई तरह के सैद्धांतिकरण हुए। रॉल्फ मिलीबेंड और पोलांजास के बीच में इसमें काफ़ी वाद विवाद भी हुआ, और भारतीय राज्य के विश्लेषण में भी इसका काफ़ी उपयोग किया गया। लेकिन ये एक दायरा है जहाँ पर मार्क्स बोलते हैं कि एक स्थिति में राज्य स्वायत्त हो सकता है। लेकिन राज्य के बारे में मार्क्सवाद की जो पूरी अवधारणाएं हैं उसे हमें और ज़्यादा स्पष्टता से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मार्क्सवाद की कम्युनिज्म की अवधारणा को समझें, जिसमें कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि राज्य आखिरकार धीरे धीरे साम्यवाद की अवस्था में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि राज्य के खत्म होने की बात अराजकतावादी भी करते हैं, लेकिन बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों का कार्ल मार्क्स ने विरोध किया। बाकुनिन या अन्य अराजकतावादी किस बात पर जोर देते रहे हैं? उनका यह कहना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो लोगों का दमन करती है, लोग स्वाभाविक रूप से राज्य के भीतर नहीं जी सकते हैं, इसलिए राज्य को तत्काल खत्म करने की ज़रूरत है। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस रूप में कार्ल मार्क्स राज्य के समाप्त होने की बात करते हैं, लेकिन वो अराजकतावादियों का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद के भीतर अगर हम सब इस बात पर ध्यान दें तो हमें पाते हैं कि मार्क्सवाद के भीतर क्रांति की अवधारणा है, यानी कि पूंजीवाद के बाद जब मजदूर वर्ग संगठित होता है तो क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद एक तरीके से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का दौर आता है, फिर साम्यवाद का दौर आता है, और उसके बाद साम्यवाद का दौर आता है, जहाँ पर मार्क्स कहते हैं कि राज्य धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो इस स्तर पर जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है उसमें राज्य का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में मार्क्स स्पष्टता से कुछ नहीं कहते हैं। वह एक तरीके के लोकतांत्रिक
शासन की बात करते हैं, लेकिन उसका एक सही स्वरूप जो है वो लेनिन ने अपने लेखन में दिया और उन्होंने यह बताया कि एक लोकतांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन के आधार पर पूरा शासन व्यवस्था संगठित हो और उस शासन व्यवस्था में लोगों के हितों को सही तरीके से पूरा किया जाए। जो प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी तत्व हैं या जो पूंजीपतियों के तत्व हैं उनका दमन किया जाए और धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनाई जाए जिसमें कि पहले साम्यवाद आए और उसके बाद पहले समाजवाद आए और उसके बाद साम्यवाद की स्थिति सामने आए, यानी कि उसके बीच में राज्य की एक भूमिका को यह स्वीकार करते हैं। और इसमें यानी कि लेनिन के लेखन में बात सामने आती है, इसमें राज्य एक ऐसे संस्था के रूप में होता है जहाँ पर जो कि लोगों के हितों को पूरा करने का काम करता है, जो कि एक ऐसी स्थिति बनाने का काम करता है जिसके माध्यम से जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके हितों को मजबूत किया जाए, जो प्रतिक्रियावादी तत्व है उनका दमन किया जाए। तो मार्क्स के लेखन में राज्य का नकारात्मक रूप सामने आता है, लेकिन क्रांति के बाद राज्य का कुछ हद तक एक सकारात्मक रूप हो सकता है और आखिरकार राज्य धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा साम्यवाद की अवस्था में। तो निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स के लेखन में राज्य की जो पूरी अवधारणा है उसका जो एक उदारवादी रूप सामने आता है उसका विरोध किया गया है। और उस रूप में अगर हम देखें तो मार्क्स के लेखन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो फांसीवादी राज्य का भी विरोध करेंगे, वो सर्वसत्तावादी राज्य का विरोध करेंगे, वो वैसे हर राज्य का विरोध करेंगे जिसके माध्यम से श्रमिक वर्ग का दोहन या उनका शोषण किया जाता है या एक खास तबके का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाता है। एक हद तक हम ये कह सकते हैं कि क्रांति के बाद का जो राज्य होता है उसके बारे में कई मार्क्सवादी लेखक जो हैं वह थोड़ी बहुत एक तरीके से सकारात्मक नज़रिए को प्रस्तुत करते हैं। मैं बिल्कुल संक्षेप में इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि बाद के लेखन में कई मार्क्सवादियों, खास तौर पे अगर हम बात करें, मैंने आपके सामने लेनिन का उल्लेख किया और दूसरे कई अन्य मार्क्सवादियों ने राज्य की भूमिका को इस तरीके से देखने की कोशिश की जिसमें कि राज्य लोगों के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है या निभाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम क्लासिकल मार्क्सवाद की बात करें तो इसमें एक आइडियल चीज़ यही है कि राज्य को साम्यवाद की अवस्था में खत्म हो जाना चाहिए। ग्रामसी ने यह कहा कि राज्य जो है वह कई बार, खासतौर पर पूंजीवादी राज्य, कई बार हेजिमनी के माध्यम से काम करता है और उस हेजिमनी में वो अधिकांश मौक़ों पर जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी कुछ मांगों को भी स्वीकार करता है। तो मार्क्सवाद के भीतर मोटे तौर पर मैं यह बोलना चाह रहा हूँ कि कई तरह की धाराएं हैं राज्य को लेकर, लेकिन दो मुख्य धाराओं का जो मैंने जिक्र किया, जो कि सबसे प्रमुख धारा है कि राज्य की अंत में समाप्ति हो साम्यवाद के भीतर, और जो दूसरी धारा है वो यह कहती है कि कुछ खास स्थितियों में राज्य जो है वो स्वायत्त भूमिका निभा सकता है। तो ये जो दो मुख्य धाराएं हैं, बाकी कई अलग अलग तरह के विचार राज्य के बारे में मार्क्स के और बाद के मार्क्सवादियों के लेखन में होते रहे हैं। अगर हम नारीवाद के भीतर राज्य की पूरे विचार को देखने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि अलग अलग तरह के जो नारीवादी चिंतक रही हैं उन्होंने राज्य को अलग अलग तरीके से देखा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं तीन तरह के नारीवाद की बात करूँगा, वैसे नारीवाद में अन्य कई दूसरे तरह के नारीवाद भी उभर कर सामने आए हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम तीन की बात करें यानी कि उदारवादी नारीवादी, समाजवादी नारीवादी और रेडिकल नारीवादी, तो हम ये पाते हैं कि राज्य के बारे में इन तीनों की समझ में अंतर है। उदारवादी नारीवादियों का मानना है कि राज्य बुनियादी रूप से तटस्थ होता है, जैसा कि उदारवादी मानते हैं। राज्य के पुरुषों के पक्ष में होने के कारण महिलाओं की कानूनी और राजनीतिक समानता को नकारा जाता है। तो राज्य ऊपरी तौर पर तो तटस्थ होता है, लेकिन जब वो पुरुष और महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के पक्ष में वह ज़्यादा नहीं झुका होता है, बल्कि पुरुषों के पक्ष में झुका होता है और इसके कारण से महिलाओं की कानूनी और राजनीतिक समानता को नकारा जाता है। लेकिन राज्य के हस्तक्षेप से ही इसमें सुधार किया जा सकता है या इसमें सुधार मुमकिन है। और दूसरी तरफ समाजवादी नारीवादी राज्य और पूंजीवाद को एक साथ जुड़ा हुआ मानती हैं और इसलिए पूंजीवादी राज्यों को समाप्त कर महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने की संकल्पना पेश करती हैं। हालांकि बहुत से समाजवादी नारीवादियों ने कम्युनिस्ट राज्यों की भी इस आधार पर आलोचना की कि वहाँ महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और इसमें विशेष रूप से सोवियत यूनियन के भीतर जिस तरीके का अनुभव सामने आया, ये पूर्वी यूरोप के देशों में महिलाओं की जो स्थिति रही कम्युनिस्ट राज्य होने के बावजूद,
उसकी समाजवादी नारीवादियों ने आलोचना की। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से राज्य को एक पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़कर भी देखा और पूंजीवादी राज्य की इस आधार पर आलोचना की कि यह महिलाओं के श्रम को महत्व नहीं देता है और महिलाओं के श्रम का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है। जो रेडिकल नारीवादी हैं उनका यह मानना है कि राज्य तटस्थ नहीं होता है और राज्य जो है वो पुरुष वर्चस्व को कायम रखने वाला एक यंत्र है। कैथरीन मैकिनॉन ने यह तर्क दिया है कि एक उदारवादी राज्य में कानून द्वारा महिलाओं की अधीनता और चुप्पी को कायम रखा जाता है। इन्होंने हर स्तर पर पितृसत्तावादी मूल्यों के विरोध पर बल दिया। इन्होंने यह नारा दिया कि व्यक्तिगत राजनीति है, यानी कि इनका यह मुख्य रूप से मानना था कि जो राज्य है वह लोगों की या खासतौर पर महिलाओं की जो स्थिति है उसको कमतर बनाए रखना चाहता है और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हर स्तर पर उन मूल्यों का विरोध किया जाए जिन्हें राज्य आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि असल में राज्य महिलाओं के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व को कायम रखने वाली संस्था है। फूको के हाल के दौर में फूको के विचारों को काफ़ी तरजीह दी गई है और वो फूको ने एक नए तरीके से शक्ति को समझने का और उसके माध्यम से पूरे समाज को समझने का एक आधार उपलब्ध कराया है कि आधुनिक राज्यों में या आधुनिक समाजों में किस तरीके से शक्ति काम करती है। गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता जो है वो राज्य के बारे में फूको के विचारों को समझने का एक आधार प्रदान करता है और वो राज्य का विश्लेषण करते हुए यह कहते हैं कि इसमें शक्ति की स्थिति जो है वह प्रशासकीयता के रूप में भी काम करती है और आधुनिक समय में समाज का समरूपीकरण और संगठन लगातार एक तरीके से बढ़ता जा रहा है और उस लिहाज से जो हम सब एक तरीके से गवर्नेंस या अभिशासन का यंत्र बन जाते हैं और हम इसे सामान्य रूप में स्वीकार करने लगते हैं। और जो गवर्नमेंटलिटी या प्रशासकीयता होती है वह सिर्फ सरकार तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि बहुत से तर्कों और विमर्शों के माध्यम से काम करती है। यह सामान्यीकरण द्वारा काम करती है जिसमें हर व्यक्ति प्रभुत्वशाली मानक जैसा बनने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि इसका अर्थ यह है कि फूको यह मानते हैं कि राज्य जो है वह एक तरीके से आधुनिक समय में जो गवर्नमेंटलिटी की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक यंत्र है, उसका एक साधन है या हम कह सकते हैं कि उसका एक बड़ा स्रोत है। लेकिन वो मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि राज्य के पास ही सारी शक्ति होती है, बल्कि राज्य जो आधुनिक समय में क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के द्वारा शक्ति के प्रयोग की जो एक व्यवस्था तैयार की गई है उसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं आधार है और इस लिहाज से यह ऐसे विमर्शों को पैदा करता है, ऐसे पहचानों को सामने लाता है जिसके अनुसार हम सब लोग खुद को ढालने का प्रयास करते हैं, हम सब लोग खुद को बनाने का प्रयास करते हैं और यह जो है राज्य के काम करने के एक प्रमुख साधन के रूप में सामने आता है। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि राज्य जो है फूको के अनुसार गवर्नमेंटलिटी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन फूको यह भी मानते हैं कि राज्य से परे भी गवर्नमेंटलिटी काम करती रहती है और कई बार राज्य भी इसके नियंत्रण में आते हैं, इसके नियंत्रण में रहते हैं, राज्य भी के काम भी इससे सीमित हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो एक मजबूत राज्य होता है वह सबसे प्रमुख रूप से पूरे समाज में गवर्नमेंटलिटी के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करता है और उन्हें जो प्रभुत्वशाली मानक हैं उसके जैसा बनने के लिए मजबूर करता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती दी गई है और यह कहा गया है कि असल में वैश्वीकरण ने राज्यों को काफ़ी हद तक अप्रासंगिक बना दिया है, क्योंकि बड़े बड़े तरह की कंपनियां हैं, बड़ी कई तरह के ऐसे बहुराष्ट्रीय निगम हैं जो राज्यों की जो प्रभुसत्ता होती है उसकी परवाह किए बिना राज्यों के भीतर काम कर रहे हैं। जो शक्तिशाली राज्य हैं वो कमज़ोर राज्यों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जो वैश्वीकरण है उसने प्रभुसत्ता को चुनौती दी है और बहुत सारे लेखकों ने यह तर्क दिया है कि राज्य की संप्रभुता वैश्वीकरण के कारण बदली है, क्योंकि अब जो राज्य की सीमाएं हैं वह इस तरीके से प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। सूचना का, वस्तुओं का, ज्ञान का, हर तरह का आदान प्रदान बढ़ा है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता है कि राज्य की प्रभुसत्ता पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गई है। इस संदर्भ में हम माइकल मान के विचारों को उद्धृत कर सकते हैं। वह यह मानते हैं कि राज्यों की भूमिका बदली है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें राज्यों के बीच में अंतर करने की भी ज़रूरत है। एक शक्तिशाली यूरोपीय राज्य
और अफ्रीका या कोई किसी अन्य देश का कमज़ोर राज्य जो होता है, उस पर वैश्वीकरण का अलग-अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण से कुछ राज्य ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं और कुछ राज्य कमज़ोर हो सकते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अगर अमेरिका की हम बात करें तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो अमेरिका से ही उनका मुख्य स्रोत होता है, वो अमेरिका से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उसके पास ऐसे निगम ज़्यादा होते हैं। दूसरे स्तर पर अफ्रीका या एशिया के जो गरीब देश होते हैं, वहाँ के राज्य की प्रभुसत्ता थोड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि वहाँ का राज्य आर्थिक स्तर पर इतना मजबूत नहीं होता है कि वह इन मल्टीनेशनल कंपनियों के का पूरी तरीके से विरोध कर पाए। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि राज्य जो है ऐसा प्रतीत हुआ पिछले 10-15 सालों में कि कुछ हद तक कमज़ोर हुआ है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन जैसे संस्थाओं को उभर कर सामने आने से ऐसा लगा कि प्रभुसत्ता की पूरी अवधारणा ही बदल रही है और एक बड़े संस्था के रूप में यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हाल के समय के अनुभव यह दिखाते हैं कि असल में ऐसे संस्थाओं की भी अपनी सीमा है, वैश्वीकरण की भी अपनी सीमा है और बहुत सारे देश अब अपने राष्ट्र राज्य की सीमाओं की घेराबंदी कर रहे हैं और वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके जो लोग हैं, यानी कि उनके जो नागरिक हैं, उनका नौकरियों पर, आर्थिक संसाधनों पर पहला हक है और वो इसके लिए संरक्षणात्मक कदम उठाएंगे। तो इस लिहाज से वैश्वीकरण ने भी राज्य पर प्रभाव डाला है, लेकिन यह प्रभाव एक पूरा ऐसा प्रभाव साबित नहीं हुआ है कि जिसने राज्य के स्वरूप को बदल दिया है। राज्य के बारे में इस पूरी चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा आप लोगों का कि भारतीय राजनीति को के से संबंधित जब हम विषय पर ध्यान देते हैं तो उसमें भारतीय राज्य की प्रकृति भी एक विषय होती है और हमने जो चर्चा की अभी तक, उसमें हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक उदारवादी राज्य के बारे में जिन सारे पहलुओं की हमने बात की कि किस तरीके से वहाँ पर उसमें उदारवाद के भीतर राज्य की अवधारणा को लेकर वाद विवाद हुआ, उसमें से कई सारे पहलू भारतीय राज्य पर भी लागू होते हैं। यानी कि भारतीय राज्य में भारत के संविधान के माध्यम से एक उदारवादी मॉडल को अपनाया गया है, लेकिन राज्य की भूमिका कैसी हो, कितनी हो, उस पर भी अलग अलग तरीके की सोच रही है, खासतौर पर आर्थिक मामलों में। हम शुरुआती दौर में देख सकते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य का वर्चस्व रहा, पर 1990 के बाद से एक तरीके से उदारीकरण का दौर आया जिसमें राज्य की भूमिका को सीमित करने पर जोर दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से 2000 के बाद कुछ राज्य की कल्याणकारी भूमिकाओं में बढ़ोतरी हुई। तो हम उस तरीके के वाद विवाद की शिनाख्त भारत के संदर्भ में भी कर सकते हैं। हाँ, भारतीय संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अंतर जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पारंपरिक पहचान काफ़ी हद तक कायम है। कई ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो अभी भी मौजूद हैं। आर्थिक असमानताओं के अतिरिक्त इन सामाजिक कुरीतियों से निपटने के लिए भी राज्य की सक्रिय भूमिका की उम्मीद की जाती है। तो एक लिहाज से हिंदुस्तान में आर्थिक मामलों में राज्य की जो भूमिका है उसमें थोड़ी बहुत कमी या थोड़ी बहुत अधिकता होती रही है, जिसके विस्तार में जाने की गुंजाइश यहाँ नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है वह यह कि भारत में जो सामाजिक स्तर पर असमानता है या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, या जो पारंपरिक रूप से चली आ रही कुछ नकारात्मक बातें हैं, उनसे निपटने के लिए भी भारतीय संविधान के द्वारा राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने का एक तरीके से हम कह सकते हैं मैंडेट दिया गया है या एक तरीके से अपेक्षा की गई है कि भारतीय राज्य इस तरह की भूमिका निभाए। और तो राज्य के बारे में इन विविध परिप्रेक्ष्यों की जानकारी देने के माध्यम से मैंने यह कोशिश की है कि आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रख सकूं जिससे कि राज्य से संबंधित कुछ बड़े विचारों को हम गहराई से समझ सकें। निश्चित रूप से इसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में और ज़्यादा स्पष्टता से विचार विमर्श करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि मैंने भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में कहा। लेकिन जब हम भारतीय राजनीति से जुड़े हुए विषय पर बात करेंगे तो इनके बारे में और ज़्यादा स्पष्टता से बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य के पहलू के अलावे अगर सिर्फ हम राज्य की अवधारणात्मक समझ की बात करें तो मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो प्रमुख विमर्श है, जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनको, ये जो प्रमुख सैद्धांतिक विमर्श हैं, प्रमुख अवधारणात्मक वाद विवाद हैं, उनको आपके सामने रखने का प्रयास किया है और उसमें काफ़ी हद तक यह कोशिश की है कि एक स्पष्ट समझ बन पाए। तो अभी राज्य की इस पूरी चर्चा को मैं यही विराम दूंगा और हम अगले भाग में कुछ और विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार।